हेलो स्टूडेंट्स, ये नई वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर तैयार की गई है। आजकल सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने में कठिनाई ना हो। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास आप लोगों की सफलता में सहायक सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और आइकॉन बेल जरूर बजाएं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ए, नियम कैसे काम करता है, इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित जनरेट एग्नोज करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोड्यूसर को याद करने के योग्य बनाना। परिघटना प्रीमिस या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा 2011 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोड्यूसर को याद करने के योग्य बनाना। दूसरा प्रश्न है आपका, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बी, पूर्व पाठों को दोहराने की ये प्रभावी तरीका है। सी, ये शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। डी, ये किसी भी कक्षा अनुदेशन क्लास इंस्ट्रक्शंस के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा 2011 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अब इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेग रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सी, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। और डी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक
रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? ए, सीखने का सादृश्यता नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, और बी, सीखने का प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और सी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, और डी, सीखने का तत्परता नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सीखने का प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। 5वां प्रश्न है आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाए। सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करें। डी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पीरियडिक टेस्ट का अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। 6वां प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, शिक्षा समाजशास्त्र है, एजुकेशन साइकोलॉजी, बी, सामाजिक दर्शन सोशल फिलॉसफी, डी, मीडिया मनोविज्ञान मीडिया साइकोलॉजी, डी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। 7वां प्रश्न, शिक्षार्थियों को आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करता है। ए, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, बी, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, और सी, स्व अनुशासन और नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, और डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ए, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी, अधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। डी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला प्रश्न नंबर 9, सिद्धांत के रूप में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म ए
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बी, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण रिकॉल द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न नंबर 10, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना और बी, महंगी और चमकदार एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। डी, कहानी कथन पद्धति स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट्स थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी गेल्टोस्ट थ्योरिस्ट। बी, पावलोव। सी, जीन पियाजे और डी, वाइगोस्टकी। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। और 13वां प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित डिफरेंटेज करता है। सी, एक दिशीय रूप अनडायरेक्शनल से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ये प्रश्न आपका सीटेट तथा यूपीटेट परीक्षा सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 14वां प्रश्न, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करंट व्यूज़ की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बी,
बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि वेटिंग पीरियड है। डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और ये प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम पराक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए निषेधात्मक निगेटिव, बी अग्र सक्रिय प्रोटेक्टिव और सी संवेदात्मक सिंपैथेटिक और डी उदासीन नेचुरल। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अग्र सक्रिय प्रोएक्टिव। अब अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, बच्चा किस प्रकार सीखता है। ए पुस्तकें पढ़कर, बी परिचर्या डिस्कशन द्वारा, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कई प्रकार से, यानी कि पुस्तकें पढ़कर भी, परिचर्या डिस्कशन के द्वारा भी, प्रश्न पूछकर भी, तो कई प्रकार से। इसका सही उत्तर है डी कई प्रकार से। 17वां प्रश्न, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है। एक अच्छा अध्यापक ए अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, बी प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सी विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। 18वां प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न नंबर 19, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है और सी विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं और डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न नंबर 20, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अनुगम अधिगम का, डी उपयुक्त सभी। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में
आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रृंखलागत अधिगम का। अगला प्रश्न नंबर 21, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार का साधन, बी समवयस्क समूह, पीर ग्रुप और सी अध्यापक और डी परिपक्वता एवं आयु। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न नंबर 22, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना और सी अवधान संबंधी बाधा या विकार और डी अभिप्रेरणा का अभाव। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अवधान संबंधी बाधा या अवधान संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 23, रचनात्मक लेख कंस्ट्रक्टिव ऐसे का नियोजन प्लानिंग होना चाहिए। ए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, डी सभी छात्रों के लिए। ये प्रश्न आपका पैट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सभी छात्रों के लिए, यानी कि रचनात्मक लेख कंस्ट्रक्टिव ऐसे का नियोजन प्लानिंग होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सभी छात्रों के लिए। अगला 24वां प्रश्न, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ए शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बी प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, सी उत्सुकता और इच्छा शक्ति विल पावर, डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका पैट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने को प्रभावित करता है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर सीखने को प्रभावित करता है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति विल पावर सीखने को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ABC ये सभी हैं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अगला 25वां प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। अगला ए विकासवादी, बी व्यवहारवादी, सी रचनावादी और डी संज्ञानवादी। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी व्यवहारवादी। 26वां प्रश्न 26, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय एक्टिव रूप से अंतःक्रिया करने, बी अधिक से अधिक पाठ्यसामयिक सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011
2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ए मौखिक प्रश्न, बी सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल, और डी दत्ते कार असाइनमेंट। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सत्र परीक्षा। 28वां प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद स्पेस या रिक्त स्थान होना चाहिए। ए सघन अभ्यास कार्य, बी सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, और डी समुचित उपचारात्मक कार्य। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला 29 प्रश्न, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर है ये सभी। अर्थात निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? तो टीचिंग स्किल से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी, यानी कि शिक्षण कुशलता में ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा स्पेस देते हुए कि को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित कंसिडर्ड किया जाता है। ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी कक्षा में पूर्ण नीरवता पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 31वां प्रश्न, आप एक अति सक्रिय बालक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए पहले पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, बी उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सी उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला प्रश्न नंबर 32, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप ए उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे, इग्नोर द चाइल्ड, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 33 क्वेश्चन नंबर, बच्चे की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी
फुर्सत में हो, सी कुछ समय के पश्चात, डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। यानी कि प्रश्न है आपका बच्चे की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। तो कब शांत करनी चाहिए? उसी समय यानी कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगला प्रश्न हमारा 34, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का एजुकेशन कोड और डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। यानी कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का या डी ये सभी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। अर्थात शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। यानी कि ये सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना को, बी सहयोग कोऑपरेशन की भावना को, डी सी प्रतिद्वंद्विता रिवलरी की भावना को और डी तटस्थता न्यूट्रलिटी की भावना को। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सहयोग कोऑपरेशन की भावना को। यानी कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग कोऑपरेशन की भावना को। 37वां प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यानी कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, डी शिक्षण अनुदेशन इंस्ट्रक्शन है। ये प्रश्न आपका RTT सन 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षण अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण अनुदेशन इंस्ट्रक्शन है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ए बाल अपराध, बी कमजोर को डराने वाला, सी भगोड़ापन,
टुरंकी और डी स्वलीनता एट्यूज्म। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वलीनता ऑटिज्म। अगला 40वां प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? ए कक्षा के साथ साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा और डी जब भी चाहें। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। यानी कि आपकी कक्षा में जो कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो उनको हम पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा। 41वां प्रश्न, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ए निर्देश निर्धारित कर, बी श्यामपट्ट का प्रयोग कर, सी दृष्टांत उदाहरण के द्वारा और डी छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। अर्थात आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करेंगे निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग करके और दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी डी। क्वेश्चन नंबर 42, ये कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए, बी उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए, सी उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों की समस्याओं को हल कर सके, डी उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण अथॉरिटिज्म उसके विरुद्ध कोई कार्य ना करे। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अध्यापक को यानी उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। यानी कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बी वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और डी वे हमेशा सफल होते हैं। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वे हमेशा सफल होते हैं। 44वां प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं हैं तो आप ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उन्हें उनकी रुचि अथवा
आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न नंबर 45, किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ए अभ्यासतता प्रशिक्षित, बी अधिगम और सी अस्थायी अधिगम और डी अभिप्रेरणा। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभ्यस्तता प्रशिक्षित, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता प्रशिक्षित कहलाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। 46वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी उसे अपने विषय का गहन डेप्थ ज्ञान है, सी वह अत्यधिक संवेदनशील है, डी उसे सख्त अनुशासन पसंद है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 47 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ए अभियोग्यता का विकास, बी बच्चे का विकास, सी शारीरिक कौशल का विकास और डी व्यक्तिगत विकास। ये प्रश्न आपका पैट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभियोग्यता का विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किंडरगार्टन सिस्टम का प्रतिपादन किया है। ए टिबेनन ने, बी स्पेंसर ने, डी सी रॉवेल ने। तो ये प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है। संज्ञानात्मक, पहले तो इसको देख लेते हैं दोबारा एक बार इसको कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। ए बेसंवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का ज्ञान डेप्थ ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगला 47वां प्रश्न दोबारा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास करना, बच्चे का विकास करना, शारीरिक कौशल का विकास करना, व्यक्तिगत विकास करना। ये प्रश्न आपका पैट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभियोग्यता का विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। और क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किंडरगार्टन सिस्टम का प्रतिपादन किया है। ए टिबेनन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉवेल ने, डी मॉन्टेसरी ने। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फ्रॉवेल ने, यानी कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किंडरगार्टन सिस्टम का प्रतिपादन किया फ्रॉवेल ने, यानी कि फ्रॉवेल इसके
जन्मदाता हैं जिन्होंने इसका नाम दिया शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल ने ही प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 पुरस्कार एवं दंड हैं। ए सकारात्मक प्रेरक, बी स्वाभाविक प्रेरक और सी कृत्रिम प्रेरक और डी अर्जित प्रेरक। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कृत्रिम प्रेरक, यानी कि पुरस्कार एवं दंड हैं कृत्रिम प्रेरक। सकारात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए मित्रों द्वारा उपहास, बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी नींद में निकालना बंद करना, डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों द्वारा उपहास, यानी कि सकारात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? वो है आपका ए मित्रों द्वारा उपहास। और इसके बाद प्रश्न नंबर 51 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ करती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? नंबर ए शास्त्रीय अनुबंध, बी क्रिया प्रसूत अनुबंध, सी प्रयत्न एवं भूल और डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका RTET में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शास्त्रीय अनुबंध, यानी कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को दूर प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 53 विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति और डी संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला प्रश्न नंबर 54 बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया
जाएगा। फर्स्ट, प्रशंसा एवं दोषारोपण, सेकंड, प्रतिद्वंद्विता, थर्ड, पुरस्कार एवं दंड और फोर्थ, परिणाम का ज्ञान। इनमें से ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड, डी ये सभी। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। इसमें प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह की ओर संकेत करता है। ए सीखने के लिए आकलन, बी आकलन के लिए सीखना, सी आकलन का सीखना, डी सीखने का आकलन। ये प्रश्न आपके CTET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है ये प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सीखने के लिए आकलन, यानी कि कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन 56, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को और डी आवश्यकताओं को। ये प्रश्न आपका RTET परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आवश्यकताओं को, यानी कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न नंबर 57, व्यक्तित्व पर्सनालिटी स्थायी समायोजन है। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका TET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी, यानी कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी स्थायी समायोजन है प्रकृति पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी स्थायी समायोजन ये सभी, ये उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58, संवेगों इमोशंस की उत्पत्ति होती है। ए मूल प्रवृत्ति, बी गत्यात्मक डायनेमिक क्रियाएं, सी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका TET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मूल प्रवृत्ति, यानी कि संवेगों इमोशंस की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मकता से, क्रियाओं से नहीं होती, पोषण से नहीं होती है। अगला प्रश्न 15, क्वेश्चन नंबर 59, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। ये प्रश्न आपका TET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आश्चर्य, यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। अगला प्रश्न नंबर 60, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। ए फ्राइड, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी एडलर। ये प्रश्न आपका TET परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है
और इस प्रश्न का सही उत्तर है थॉर्नडाइक, यानी कि सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ए अधिगम एवं वृद्धि, बी अभिवृत्ति अध्ययन, और सी उपचारात्मक अध्ययन, और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अधिगम एवं वृद्धि, यानी कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक और डी लेव वाइस्कोस्की। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पियाजे, यानी कि पियाजे मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रियाप्रसूत अध्ययन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, और सी प्रबलन सिद्धांत, और डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रियाप्रसूत अधिगम, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है और सी प्रबलन सिद्धांत है। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 64, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्वबाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए भी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी है और किशोरावस्था के लिए भी है। ठीक, इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? नंबर 1 ए निंद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा और डी क्रोध। ये प्रश्न आपका बी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है निद्रा, यानी कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? वो है आपका निद्रा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए छात्रों को दंडित करना चाहिए, बी चुटकुले सुनाने चाहिए, सी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करानी चाहिए और डी आराम करना चाहिए। ये प्रश्न आपका बी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 66, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिदुभी प्रक्रिया टिमिडेंशनल प्रोसेस में कार्यवाहक माना है।
ए अभिभावक को, बी शिक्षक को, सी शिक्षार्थी को और डी पाठ्यक्रम को। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शिक्षक को। और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है ए थॉर्नडाइक का, बी वुडवर्थ का, सी गैने का और डी हल का। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वुडवर्थ का, यानी कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 69। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रीडिंगनेस किसने दिया? ए पावलोव ने, बी एबिंगहॉस ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी स्किनर ने। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी थॉर्नडाइक ने, यानी कि तत्परता का नियम लॉ ऑफ रीडनेस किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और क्वेश्चन नंबर 70। रॉस ने संवेग यानी कि इमोशंस को कितने प्रकार में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 3, यानी कि रॉस ने संवेग इमोशन को 3 प्रकार से बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 71। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ए मैकडूगल ने, बी कर्ट लेविल ने, सी फ्राइड ने और डी स्किनर ने। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह मैकडूगल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए भूख, बी प्यास, सी आदत और डी नींद। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आदत, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत नहीं है, जन्मजात प्रेरक है भूख है, जन्मजात प्रेरक प्यास है, जन्मजात प्रेरक नींद है। तो इसका सही उत्तर है सी आदत। क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 74। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, डी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रदर्शित करता है, इसलिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 75, वाइगॉत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नंबर ए सामाजिक, बी आनुवंशिक, सी नैतिक और डी शारीरिक। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सामाजिक। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वो है आपका ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 76, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। ए प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत और डी वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत। यानी कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी रटने यानी कि रोट को प्रोत्साहित करके और सी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। ए शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, बी वे कैसे सीखते हैं, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और डी सीखने की अनुपस्थिति। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। बी शिक्षार्थी हमेशा समूह से ही बेहतर सीखते हैं। सी शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने पर बल दिया करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से इसे सीख सकते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? नंबर 1 व्यावसायिक, नंबर 2 अनुभाविक और नंबर सी भावात्मक और नंबर डी आध्यात्मिक। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में
पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुभाविक। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक। और क्वेश्चन नंबर 81, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज सामान्यता ए लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं, बी अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, सी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, डी औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यानी कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 82, सह शैक्षणिक क्षेत्रों को एजुकेशनल एरियाज में निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी ये हाशिया युक्त महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, सी ये सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, डी ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों को एजुकेशनल एरियाज में निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ावा देने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका 82 का मैंने आपको बताया था ए ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 83, विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। ए विद्यार्थियों समावेशन इंक्लूजन, बी अभिभावकों समावेशन, सी विद्यार्थियों बहिष्करण इंक्लूजन और डी अन्य शिक्षकों समावेशन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विद्यार्थियों समावेशन इंक्लूजन, यानी कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों समावेशन इंक्लूजन का जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, वे विद्यार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है ए निष्पादन परिहार अभिविन्यास परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, बी कार्य परिहार अभिविन्यास वर्क अवेयरनेस ओरिएंटेशन, सी नैपुण्यता अभिविन्यास मैस्ट्री ओरिएंटेशन और डी निष्पादन उपागम अभिविन्यास परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी निष्पादन उपागम अभिविन्यास परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षक स्पेस के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। ए जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने
बी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, सी मुक्त खेल के लिए समय देने, डी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, यानी कि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि ए विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भ मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बी प्रकरणों की विविधता मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों से अभिभूत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों से अभिभूत ओवरवेल्म्ड होने की कम संभावना होती है। सी विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों पर्टिकुलर टॉपिक्स के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। डी पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन फ्लेक्सिबल की अनुमति होती है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भ मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी स्मृति और डी अनुशासित स्वभाव। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, बी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी बाह्य कारक और डी असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है? तो वो आपका आता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 89, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान है सिवाय। क्वेश्चन नंबर 90, संदिग्ध व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए प्याजे, बी वुडवर्थ, सी वैलेंटाइन और डी रॉस। तो
ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वुडवर्थ, यानी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों ... संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, स्थूल मूर्त, कॉन्क्रीट संक्रियात्मक और औपचारिक फॉर्मल संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार्ट द्वारा, सी हरलॉग द्वारा, डी प्याजे द्वारा। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी प्याजे द्वारा, यानी संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संज्ञानात्मक और संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, स्थूल मूर्त, कॉन्क्रीट संक्रियात्मक और औपचारिक फॉर्मल संक्रियात्मक की पहचान की गई है प्याजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ए आनुवांशिकता, बी वातावरण, सी प्रशिक्षण शिक्षण और डी राष्ट्रीयता। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी राष्ट्रीयता, यानी कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से। और आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है और प्रशिक्षण से होती है, शिक्षण से भी होती है। अगला प्रश्न आता है 93, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? नंबर ए थॉर्नडाइक, नंबर 2 पावलॉक, नंबर 3 स्किनर और नंबर डी गुथरी। यानी कि ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गुथरी, यानी कि गुथरी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा और सी स्थूल का बस्ता और डी पुरस्कार। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्कूल का बस्ता। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु का अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ते से सहायता नहीं मिलती। अगला प्रश्न नंबर 95, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है? ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से और सी प्रशंसा से और डी तत्परता से। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। अगला प्रश्न आपका सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, अर्थात ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ये सभी। अगला प्रश्न, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रश्न नंबर 97 में ए बालक की व्यक्तित्व का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना और डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त
सभी यानी कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगतता के आदर और पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा एवं भर्त्सना अर्थात उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? ए, छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बी, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। डी, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। यानी कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो हम जिसका नहीं करते हैं वो है आपका प्रश्न नंबर 98 का सी, यानी कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 99, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। बी, अनुशासन और नियमित उपस्थिति। सी, गृह कार्य की जांच में लगन। और डी, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर अंतिम 100, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। डी, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। यानी कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे और बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं? तो विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगेन थैंक्स।